Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IT Silver City and I am a second year undergraduate student. तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 3 है। हमने पिछले दो लेक्चर्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे कुछ कुछ। तो मल्टीपल चॉइस तो हमारा पहले ही लेक्चर में हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन में हमने सेकेंड वाले लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर टाइप चालू करे थे और हमारे कुछ 41 क्वेश्चन हो गए थे जहाँ तक मुझे याद है। एक बार देख लेता मैं कहाँ तक करे थे। तो ओके, तो हमने 41 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछले लेक्चर में। तो चलिए 42 से चालू करते हैं और आज पूरी कोशिश करेंगे कि थोड़ा ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लॉन्ग आंसर में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए ट्राई करेंगे कि शॉर्ट आंसर में उतना समय ना लगाए। ओके, तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ता मैं फटाफट। The net enthalpy change of a reaction is the amount of energy required to break all the bonds in the reactant molecules minus amount of energy required to form all bonds in the product molecules. Okay. What will be the enthalpy change for the following reaction? Okay, तो इसने पहले पहले तो डेफिनेशन दे दिया। Okay. H2 gaseous plus Br2 gaseous giving you 2 times HBr. Given that the bond energy H2 Br2 and HBr सबकी bond energy दे दिया है। Okay. तो ये बोल रहा है एंथैल्पी चेंज बताना। ओके, तो देखिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज, उसने एंथैल्पी चेंज की पहले वो बता दिया, यानी डेफिनेशन बता दी है क्या होता है। हम एंथैल्पी चेंज जिस यानी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि देखिए मैं हाईलाइट कर देता ये। देखिए द नेट एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन ऑफ द अमाउंट इज रिक्वायर्ड बाय द, देखिए ये फॉर्मूला है हमारा। तो उसको मैं ऐसे मैथ टर्म में कैसे लिखूंगा यहाँ पे डायरेक्ट, जिससे आपको जल्दी समझ आए। तो देखिए अगर आपको एंथैल्पी निकालना है और आपके पास कोई रिएक्शन दी है और वो अगर किसी के बॉन्ड टूटने से एक नया कंपाउंड बन रहा है, यानी कि दो हमारे पास रिएक्टेंट दिए हैं, उनके बॉन्ड टूट रहे हैं और वो दोनों बॉन्ड इंटरमिक्स होकर कंबाइन कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो देखिए उसमें कुछ कुछ बॉन्ड एनर्जी लगेगी हर एक बॉन्ड को तोड़ने में। उससे जो उसका जो डिफरेंस होता है उसी से एंथैल्पी चेंज आता है। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, बॉन्ड एनर्जी लिखना है हमें। ओके, देखिए रिएक्शन क्या है हमारा, H2 गैशियस प्लस Br2 गैशियस गिविंग 2 टाइम्स ऑफ HBr गैशियस। तो देखिए H2 में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। Br2 में Br का मॉलिक्यूल है। HBr में HBr का मॉलिक्यूल। देखिए हम जब तक इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इन दोनों को जो जोड़ेंगे और इस बॉन्ड को भी तोड़ने में यानी इस बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा हमारा, ई से डिनोट करना है वैसे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, वहां देखिए लिखा भी है। और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी आर बॉन्ड। ओके, और इसमें से माइनस कर देंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। लेकिन यहाँ पे माइनस कितने बार करेंगे, 2 टाइम्स। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो मोल्स फॉर्म हो रहे हैं ना। मैं से जूम इन कर देता हूँ। ओके, ओके सो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, वेट अ मिनट। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ खत्म करते हैं, फिर मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। ओके, तो इसमें बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की आपके पास बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 435 किलो जूल मोल पर मोल। एंड Br2 की दी है 192 किलो जूल पर मोल और HBr की भी दी है। बस आपको वैल्यू पुट करना और आंसर। तो ठीक है, वैल्यू पुट करना आपका आंसर है। मैं काम है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। मैंने कैलकुलेट कर लिया इसे, 109 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये हमारे वाला क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे 2 मिनट में फिक्स कर रहा, पेज ऐड करते हैं हम। ओके, नया पेज, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। तो ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, वेट अ मिनट। ओके, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इज 30.5 किलोजूल पर मोल। ओके, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर मास दिया हुआ है। ओके, तो देखिए इसमें हमें उसने पूछा है कि हीट निकालना है, हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन, यानी कि आपके पास CCl4 दिया हुआ है और आपको उसे वेपराइज करना है। तो कितनी हीट लगेगी वो बताएं। ओके, यानी बेसिकली हमें ये पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछ रहा है। ओके, तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसमें क्या दिया है, CCl4 की एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है,
ये होता है हमारा 1 मोल ऑफ CCl4 को जब हम गैसेस से पूरा वेपराइज कर देते, उसका उसमें जितनी एनर्जी निकलती, हीट निकलती, वो चीज़ है। ओके, ये कितनी दी हुई है हमारे पास? ये हमारे पास दी हुई है 30.5 किलो जूल पर मोल। ओके, तो देखिए, अगर ये 1 मोल है, 1 मोल में हमारी कितनी आ रही है? 30.5 आ रही है किलो जूल। और हमारे पास कितना मास दिया हुआ है? हमारे पास मास दिया हुआ है कितना दिया है? 284 ग्राम। तो पहले मोल्स निकाल लेते। मोल्स कितने होंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और मास कितना दिया हुआ है? मास इतना दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CCl4 का? तो CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 154 ग्राम। ओके, तो आप इससे 1 मिनट मैं नया पेज लेता हूँ। पता नहीं ये नया पेज नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा था? हमने निकाल लिया था मोल्स इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ था हमारे पास? 284, और हमारा मोलर मास कितना आया था? 154। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया? हम्म, बताइए। जो भी आया होगा, आप एक काम करिए, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। 154 और 1, तो 1.5 कुछ आना चाहिए इसका आंसर। ओके, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, वेपराइजेशन ऑफ 284 ग्राम ऑफ CCl4 विल रिक्वायर, क्या रिक्वायर करेगा? हीट। रिक्वायर हीट इज इक्वल टू मोल्स इंटू द वेपराइजेशन एनर्जी फॉर 1 मोल। 1 मोल कितनी दी हुई थी? 30.5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 56.2 किलो जूल। ओके, तो इजी। अब नया क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, फॉर द रिएक्शन 2H2 प्लस 2O2 गिविंग H2 लिक्विड। आपने बस डेल्टा H माइनस 572 मोल दिया है। व्हाट विल द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ? ओके, चलिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी के बारे में पूछा है। ओके, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ H2O पूछा है, और ये लिक्विड। ओके, हमारे पास रिएक्शन दी हुई है 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ H2O लिक्विड। तो देखिए, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। यानी कि जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, नया पेज लेता हूँ। ओके, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या थे हमारे? क्या थे? हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन थे। ओके, तो हमने वहां पे क्या देखा कि उसमें देखिए, यहाँ पे कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2O दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं, और इसमें डेल्टा H कितना दिया हुआ है? -572। लेकिन हमें डेल्टा जी निकालना है, सॉरी डेल्टा H निकालना है, वो भी स्टैंडर्ड वाला। और स्टैंडर्ड में हम सिर्फ 1 मोल फॉर्म करते हैं। तो इसको बस बेसिकली डिवाइड बाय 2 करिए। जैसे आप पूरी रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो H2O हमारा 1 फॉर्म हो जाएगा। H2O प्लस H2O गिविंग यू हाफ ऑफ O2 प्लस H2, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनर्जी, उसकी एनर्जी उसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो -572 डिवाइड बाय 2 करेंगे आप। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेल्टा H फॉर्मेशन आएगा स्टैंडर्ड वाला, उसकी वैल्यू आएगी -286। ओके, तो ये उसका आंसर है, 286 किलो जूल मोल पर मोल। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है? ओके, छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन एन ideal gas enclosed in a cylinder when it is compressed by a constant external pressure P external in a single step as shown। ओके ओके, तो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के तहत थोड़ा एक डायग्राम दिया हुआ है। ऐसा कुछ है हमारा। ओ शिट, ये रेज नहीं हो रहा है, थोड़ी। देखिए, ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, और उसमें कुछ पहले एक पिस्टन था हमारा कुछ हाइट पे, और ये हो गया हमारा। हमने यहाँ पे कुछ पी एक्सटर्नल लगाया। ठीक है, इसकी इनिशियल स्टेट V1 थी, लेकिन
जब वो हम पिस्टन को जैसे जैसे नीचे करेंगे और उसका एक माने कि और श्रिंक हो जाएगा, उसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा, तो ये मान लीजिए वी फाइनल हो गया। वी फाइनल हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले कुछ वॉल्यूम थी, फिर कुछ और वॉल्यूम हो गई, यानी कंप्रेस हो गई एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पे। तो उस पर पूछा है उसने, क्या पूछा है उसने, व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमें ग्राफ के बेसिस पे बताना है कि क्या चेंज हुआ। ओके, तो देखिए जो सिलेंडर था उसमें पहले 1 मोल गैस था, और पिस्टन भी हमारे पास फ्रिक्शनलेस दिया है। ओके, सिलेंडर फिल्ड विथ 1 मोल। ओके, और हमारा पिस्टन क्या है, फ्रिक्शनलेस दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या। ओके, हम मान के चल रहे हैं फ्रिक्शनलेस। ओके, तो अंदर के प्रेशर को मान लीजिए लेट टी, प्रेशर टी। ओके, प्रेशर को हमने मान लिया पी। और यार ये दिक्कत हो रहा, 2 मिनट, 2 मिनट दीजिएगा मुझे, स्क्रॉल नहीं हो रहा, सॉरी। ओके, तो हमने क्या देखा पिछले इसमें, बैक करते थे। हाँ, सॉरी, 7 6। ओके, तो सिलेंडर पे हमने प्रेशर पी डाला था, और इसमें हम मान लेते वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इनिशियल वाला बी इनिशियल था। ओके, यानी कि ये भी इनिशियल था, और जब हमने कंप्रेस करा तो बी फाइनल था। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बोल रहा है जब हम पिस्टन को मूव मूव करेंगे इनसाइड की तरफ, तो वो जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा, तब देखिए ये एक है। तो जब हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो अंदर का जो प्रेशर था, और ये पी एक्सटर्नल है, जब ये पी एक्सटर्नल पी के बराबर हो जाएगा तब वो रुक जाएगा ना। तो पी एक्सटर्नल मान के चले हमारा पी कितना हो जाएगा, पी अंदर वाला। ठीक है, ये आपको कंडीशन याद रखना। ओके, और जो हमारा फाइनल वॉल्यूम था पी फाइनल। ओके, फाइनल वॉल्यूम जब हम कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैसा होगा, जो वर्क डन होता है हमारा क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर में। और हमारा पी एक्सटर्नल क्या था, वो तो पी था, लेकिन वो पी कितने बराबर था, देखिए वो मैं बताता आपको। अगर आपके पास ये दिया होगा, ओके, तो इसका जो ये एरिया होता है, ये एरिया, इस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसका पी एक्सटर्नल लेगा। तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है, एरिया इंटू वी 1। ओके, और इसे हम इंटू करेंगे किससे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल से। ठीक है, क्योंकि वर्क डन तो हमारा निगेटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेशन में आ रहा है, इसलिए हम साइन नहीं लिखे डायरेक्ट, वी इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, तो उसका आंसर नेगेटिव में है। तो अगर हम इसे ग्राफ के बेसिस पे देखें, तो ग्राफ पे बेसिस पे कैसा आएगा, ये हमने कैसे ग्राफ बना लिया। ओके, ग्राफ ही तो पूछा है उसने, ये पी, तो पहले हमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। फिर देखिए, फिर हमारा ये मान लीजिए बी फाइनल था, बी इनिशियल था। बी फाइनल मैंने पहले इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि कंप्रेस कर रहे तो हमारा वैल्यू कम आएगा ना, और हमारा प्रेशर तो कांस्टेंट ही था, क्योंकि जब पी ए इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू पी हो जाएगा तब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी, तो देखिए ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा। अब ये आप ग्राफ से क्या मतलब, तो इसके अंदर का जो एरिया था वही हमारा वर्क डन देगा। ओके, तो ये एरिया जो है इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, 46 बोल रहा है रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेस ग्राफिकली। ओके, throwing a stone from the round ground to the roof एंड सेकंड वाला पहले पहला कर लेते। ओके, तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ओ सॉरी, मैंने 46 47 क्वेश्चन पढ़ लिया, 46 क्वेश्चन करना है, सॉरी। हाउ विल यू कैलकुलेट वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन अ कंप्रेशन व्हेन चेंज इन प्रेशर इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइट स्टेप। ओके, तो देख लेते हैं। तो एक चीज होती है, आपको क्या बताऊं, रिवर्सिबल। आप, मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप बताइए क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जब कहना चाहिए कि जब एकदम छोटा सा चेंज करके हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर सके, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। जैसे कि आपने ये प्रोसेस चल रही है, पर उसमें कुछ छोटा सा एकदम एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज कर दिया। ओके, एंड द प्रोसेस रिवर्स्ड, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबली प्रोसेस। ओके, तो मैंने ये क्यों समझाया अभी देखिए मैं बता, जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है वो हम वर्क डन ये जो हमारा पीवी ग्राफ होता है, हम इससे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क वर्क निकालते हैं, सही बात है। ओके, लेकिन अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ओके, अगर हमारा प्रेशर इज इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और वो हर एक कंप्रेशन पे चेंज हो रहा है, एंड
चेंजेस एट ईच वॉल्यूम। ओके, तो हमारा पी भी चेंज नहीं हो रहा है और वी भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हमें पूछा है हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन एन आइडल गैस इन अ कंप्रेशन व्हेन चेंज इन प्रेशर इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइट स्टेप। तो हमारा प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम तो हम लगाना ही पड़ेगा, और कंप्रेशन की बात करें तो देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर इधर लिख देंगे, वॉल्यूम इधर लिख देंगे। पहले कंप्रेशन लिख देते हैं V2 V1, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है तो V2 पहले आ जाएगा। अब देखिए हमारा बेसिकली ग्राफ ऐसा होता था, ठीक है, और हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता था, लेकिन अब देखिए वेरिएबल है इनफाइनेटली, कुछ भी प्रेशर हो सकता है। ये P2 हो गया हमारा और ये हो गया P1। तो इस ग्राफ के अंदर ये देखिए P1 हो गया और ये हमारा P2 हो गया। इस ग्राफ के अंदर ये जो एरिया आएगा, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, वर्क डन देता है। दिस गिव्स वर्क डन। तो बस यही है फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 47, चलिए अब 47 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग प्रोसेस ग्राफिकली। ओके, इसमें भी ग्राफिकली करना है। तो देखिए इसने बोला है थ्रो अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड टू रूफ। ओके, ये ग्राउंड है हमारा, तो यहाँ से हमने एक बंदा बना देते हैं हम। ऐसा कुछ बंदा बनाया, उसने पत्थर फेंका रूफ पे, ये कुछ रूफ हो गया, उसकी छत हो गई। तो हमें बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ बना। तो अगर हम इसमें एनर्जी वर्सेस हमें डिस्टेंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड से कुछ ही मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है। तो ये लिख लेते, पहले नीचे लिख लेते कितना लिखेंगे, डिस्टेंस। ओके, जैसे हम आर इक्वल्स टू डिस्टेंस, और हमारा इधर इस साइड क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो देखिए अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जीरो तो नहीं रहेगा, डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस, यानी कि वो आदमी खड़ा है तो उसके ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस होगा ना। ओके, तो वो डिस्टेंस है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखिए जब आपने उसे कुछ फेंका यहाँ से, ऐसे कुछ, ओके, तो ये हो गया मान लीजिए पॉइंट टू विच स्टोन रेस्ट। तो यहाँ तक के कुछ स्टोन आया, हम मैक्स हाइट, और फिर बाद में फिर से नीचे चला गया। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ पता है क्या, यहाँ पे उसने एनर्जी दिया, तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाइड। तो यहाँ जब एनर्जी सप्लाइड करे तो हमने एनर्जी दी, तो ये पॉजिटिव आती है। ओके, राइट टू स्टोन। तो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ऐसे मार्क कर लीजिए। क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ एनर्जी रहेगी और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ओके, ये आता है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करते थे हम, अगर उस बॉल का मास m है, ग्रेविटी g है, और ये h है, ऐसा लगता था -mgh। ठीक, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करा। ओके, बी वाला रिएक्शन दिया है, हाफ ऑफ H2 गैसियस प्लस हाफ ऑफ Cl2 गैसियस गिविंग यू HCl गैसियस। ओके, और हमारे पास डेल्टा H कितना दिया हुआ है, -92.32 किलो जूल मोल एम आर। ओके, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो इसमें भी एनर्जी पहले डिक्रीज करेगी, और यानी कि आप जब रिएक्शन हो जाएगी तब एनर्जी हमारी घट जाएगी। ओके, तो ये कैसे बता सकते हैं, देखिए ठीक है, ये हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ओके, थोड़ा स्क्रॉल होना चालू हो गया, और मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ क्या, हाँ हाँ, ठीक है, अब स्क्रॉल हो रहा है मे बी। ओके, एक मिनट और मैं करके देखता हूँ। ठीक है, स्क्रॉल हो रहा है, ओके ओके, प्रॉब्लम फिक्स हो गई। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ग्राफ बना लिया। तो पहले इधर क्या होगा, रिएक्शन चल रहा होगा, रिएक्शन, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट। और इधर हमारी ये हो गई डेल्टा एच। ओके, तो देखिए पहले हमारी रिएक्शन कुछ यहाँ थी, यहाँ से चालू होगा पहली बात, रिएक्टेंट, यानी उसकी कुछ एनर्जी दी होगी। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसके बीच में क्या हो रहा है पता है, ये जो चेंज आ रहा है डेल्टा एच का, तो ये होता है नेट हीट गिवन टू दी सराउंडिंग। तो आपने बोला ये क्या बात हुई, हम तो रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में करा रहे थे, ये क्या हो रहा है। तो देखिए बेसिकली होता ये है कि, ओके, कुछ से दिक्कत आ गई। ओके, ये तो गलत है, मैं पेज ही बढ़ा देता।
ठीक है। ठीक है। तो क्या था हमारा, हमने ग्राफ देख लिया, तो उसमें जो एडल्टाइज आया वो कैसे आया, देखिए उसमें जो एनर्जी थी हमारी, देखिए यार ये दिक्कत हो रहा है ना थोड़ा सा। ठीक है। सॉरी। ओके ओके ठीक। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या, एडल्टाइज नीड हीट गिवन टू द सराउंडिंग। तो देखिए मैं इसका बताता आपको वो फंडा क्या था। तो इसमें ऐसा था कि आपने जब ये H2 + O2 करा, H2 + Cl2 करा, हाफ ऑफ, तो उसने कुछ HCl बनाया। तो इसमें कुछ एनर्जी ली, एनर्जी यानी कि निकली होगी, एनर्जी लिबरेटेड। तो जब ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रही है, तो ये जो एनर्जी लिबरेट हुई विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय बाय सराउंडिंग। ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। ओके। तो इसमें पूछा क्या है फिर लास्ट में, इन विच ऑफ द प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्पॉन्टेनिटी। ओके। तो देखिए जो हमारा प्रोसेस बी है, इन प्रोसेस बी, इसमें क्या कहते हैं हमारी ना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है स्पॉन्टेनिटी को। क्यों? क्योंकि देखिए वो रिएक्शन जैसी वो हो रही है हमारी, यानी कि कंप्लीट हो रही है, वो ट्राई कर रही है कि वो एनर्जी अपनी यहाँ से वहां दे सके। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग टू स्पॉन्टेनिटी, इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 48 कर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, नंबर 48 बोल रहा है हमारा, हमारे पास एंथैल्पी डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज गिवन। ओके। इज इट पॉसिबल टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन डायग्राम। ओके, इसमें भी स्पॉन्टेनिटी की पूछा है, हमारे पास कुछ डायग्राम दिया उससे हमें स्पॉन्टेनिटी बतानी। तो ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। पहले डायग्राम ही देख बना लेते हैं। ये एच पी दिया है, एच आर दिया हुआ है, यहाँ कुछ प्रोडक्ट है। ओके। और ये हमारा इस साइड में हीट चलेगा, और इस साइड में हमारा रिएक्शन का कोऑर्डिनेट चलेगा, प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा रिएक्शन, ये हमारा डेल्टा, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया वही, डेल्टा एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, रिएक्शन से जो हीटिंग को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग के द्वारा। अब हमें इसके बारे में बताना है कि इसकी स्पॉन्टेनिटी पे हमें थोड़ा डिस्कस करना है। तो देखिए पिछले वाले रिएक्शन क्या हो रहा था कि हमारा जो एच आर था, एच आर वॉज ग्रेटर देन एच पी, ये था हमारा। तो इसमें क्या था पता है, स्पॉन्टेनियस मैं लिखा रहा, yes. मैंने उस एग्जांपल में इसलिए नहीं बताया ये चीज, क्योंकि मेरे को पता है नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हमें ये चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा और अच्छे से बता रहा हूँ, और वहाँ पे हमारा दिक्कत भी कर रहा था ये वन नोट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जब एच आर की वैल्यू कम है एच पी से, तो देखिए यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। तो आप समझ गए होंगे, आपकी जो रिएक्टेंट की हीट है वो ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट की, तभी आप स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे फंडे होते हैं, और आपने पढ़े होंगे स्पॉन्टेनियस जब एंट्रोपी वगैरह ये सब पढ़ा होगा, तब ये सारी चीजें पढ़ी होगी। ट्राई करते हैं यहाँ पे करने का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 48 गया था, क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है, वन मोर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एज शोन इन द फिगर 6.4। ओके, इस फिगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन फॉर एक्सपांशन ऑफ अ गैस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। ओके, पहले जो ग्राफ दिया है वो बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये वॉल्यूम दिया है लीटर में, और ये हमारा प्रेशर दिया। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा कुछ रहता है। ये हमारा स्टेट 2 दिया है, स्टेट 1 दिया हुआ है, और पहले वाले में क्या दिया है, इसका 2 है प्रेशर, और इसमें कितना है, 1 है प्रेशर। वॉल्यूम हमारा कुछ बढ़ता है 22.7 है, और यहाँ का वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम नहीं दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपको बता दूँ। तो देखिए ये जो हमारा एक रिवर्सिबल चीज, वी कैन कंक्लूड द फिगर, यानी कि जैसा जो हमारे पास फिगर दिया उसके जिसमें कोई देखिए इसमें कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया, या फिर ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है क्या, नहीं दिया। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या होता है पता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिएक्शन। ओके। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमारे पास प्रेशर चेंज हो रहा है, तो उसका क्या आता है प्रेशर, देखिए माइनस वर्क डन कितना था, -2.303 एन आर टी डॉट के, तो नहीं हो रहा अभी, आर टी डॉट, मैं आप पेज एक और आज पता नहीं बहुत दिक्कत आ रहा है।
तो वर्क डन कितना हुआ, एन आर टी लॉग टी वन अपॉन टी टू, 2.30, ओके, ये माइनस, ठीक है, जितना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो बस आपको वैल्यू पुट करना है, एन की वैल्यू 1 है, 2.303 माइनस, मैं इधर ला लेता हूँ 2.303, तो एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू क्या ले लें हम, जूल में निकाल रहे हैं तो 8.314 ले लेते हैं, और टेम्परेचर वैल्यू 298 केल्विन दी थी है, और हम लॉग लगाते हैं, और P1 कितना दिया हो, थोड़ा मोड़ा नहीं, ओके, वॉल्यूम तो नहीं दिया, प्रेशर दिया 1 से 8, तो ये बेसिकली 2/1 हुआ, तो ये लॉग 2 होगा। तो इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो उससे आपका वर्क डन आ जाएगा कितना है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट की मदद से आप मैनुअली कैलकुलेट कीजिए, आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा। 46, चलिए आपका वर्क डन भी आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, सॉरी 49 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ऐड सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रूम बार फ्रॉम 10 लीटर टू 50 लीटर इन वन स्टेप, ओके। Calculate the amount of work done by the gas in the same extraction but carried out reversibly. Will the work done be higher or lower? Okay. इसमें बोला है कि उसने 10 लीटर से 50 लीटर तक वो एक्सपांड कर रहा है, और हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर 2 बार का, लेकिन अगर वही रिएक्शन रिवर्सली करा दिया जाए तो वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछना है। ओके, तो कर लेते पहले इसको। तो जो हमारा हमको पता है एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है माइनस ऑफ द एक्सटर्नल टू डेल्टा वी होता है, और हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ है, -2 दिया, 2 बार दिया हुआ है, और डेल्टा वी कितना है, 50 - 10 कितना हो गया, 40 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई -80 लीटर बार, देखिए तो बार में ले लेते, ठीक है। और हमें ये भी पता है 1 लीटर बार कितना होता है, 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जूल होता है, ओके। तो -180 को इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारा, 800 जूल, ओके। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। तो उसके बाद बोला है विच इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ओके। सिंस द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेगेटिव साइन, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन दिया है उससे पता चल रहा है कि जो वर्क डन है वो सराउंडिंग के द्वारा किया जा रहा है सिस्टम पे, ओके। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे वर्क डन ज्यादा आएगा, ओके। सो नेगेटिव साइन इज वर्क इज डन ऑन सराउंडिंग ऑफ सिस्टम, ओके। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, यार ये पता नहीं यार क्या दिक्कत देता है, ओके ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, अगर हम रिवर्सिबल केस ले ले, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसमें जब एक्सपांड करेंगे वॉल्यूम, तब वर्क डन क्या आएगा पता है, वर्क डन विल बी मोर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा सेक्शन हो गया, अब नया सेक्शन खोल लेते हैं, और ये हम हेडिंग डाले थे टाइप 4, और ये हो गया हमारा मैचिंग टाइप। तो चलते हैं, तो हमें हाफ सेंचुरी हो गई पूरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। 51 क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग, चलिए ये इजी इजी होगा, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस को हमें मिलाना है, एडियाबेटिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, फर्स्ट लॉ ऑफ, नहीं। तो देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख जाऊंगा, आप देखिए, आप ये मत पूछिएगा कैसे आया क्या आया, देखिए बहुत इजी इजी है, आपको पढ़ते आना चाहिए। तो देखो पहले का क्या होगा बताए क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस सबसे पहले आपको क्या आता है, हीट नहीं होगा उसमें, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट की तो बात ही छोड़ दी, वॉल्यूम वॉल्यूम ये सब नहीं रहता, ठीक है। अब फिर क्या है, मोर देन वन, ओके, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सारे चेक करना है, ओके। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में तो उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर कुछ नहीं होगा, एकदम अकेला दूर है दूसरे से, तो ये हो गया आइसोथर्मल चेंज, तो टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, सही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखते भी जाता, पहले पहले वाले का आंसर हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा हमारा डी, तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा एफ, चौथे वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा वाला क्या है, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है हमारा, हीट होता है, तो हमने एक क्वेश्चन भी करा था इसके रिगार्डिंग, ठीक है। पाथ फंक्शन का आंसर हो गया ए। स्टेट फंक्शन देख लेते हैं, स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट फंक्शन देखो,
तुम्हें देखिए, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है हमारा। एनर्जी के सारे फॉर्म स्टेट फंक्शन होते हैं, बताया था मैं आपको। इसका हो गया हमारा जी। अब अगर हम सिक्स की बात देखें तो सिक्स क्या दिया हमारे पास, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। ओके, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, लेकिन ये कब होता है? ये होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा जो देखिए, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती थी? क्यू प्लस वर्क डन होती थी। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? क्यू। तो इसीलिए हमारा, फिर हम पूरा बढ़ा देता, फिर हम अच्छे से करेंगे। ओके। ओ शिट, ठीक है। यार दिक्कत बहुत दे रहा हूँ, सॉरी। मैं अच्छे से खोल ही लेता। ओके, तो इसमें हम कर रहे थे, कहाँ तक करे थे हमने? फिफ्थ हो गया था हमारा, सिक्स हो गया था। सिक्स का आंसर क्या लिख दिया था मैं? सिक्स का आंसर हमारा आया था कितना? जी आया था। सॉरी, जी क्या था? ए आया था। ओके, ठीक है। अब हम सेवेंथ कर लेते हैं। मैं देख लेता हूँ स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, स्क्रीन शेयर। सेवेंथ ऑप्शन देख लेते हैं, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेवेंथ ऑप्शन लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सभी को पता होगा, क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पे। तो सेवेंथ का आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सी दिख रहा है मुझे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो फॉलो करता है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके तीन थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ होते हैं, उसमें से एक लॉ ये होता है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसका देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन का आंसर पता है क्या? जे होगा। पूछिए कैसे? इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस दिस प्रोसेस थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए, हमने अभी पिछली बार देखा था। ओके, तो इसका आंसर जे होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। प्री एक्सपांशन, इजी। क्या है? प्री एक्सटेंशन इक्वल टू जीरो। एक मिनट। एच, टेंथ वाला देख लेते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। डेल्टा एच इक्वल टू क्यू कब आता है हमारा? हेलो। हाँ, तो हमारा जो डेल्टा एच है, उसके इक्वल्स टू क्यू कब आता है? जब हमारे पास हीट निकालनी हो। ओके, तो उस स्टेट में भी आता है हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से देख लेते हैं। आई कहाँ? एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा एच जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू सिर्फ हीट के बराबर कब आती? व्हेन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और अब हम 11वें क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हीट तो होती है, कॉमा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में और क्या आता है हमारे पास? प्रेशर भी आता है, तो एल भी हो गया हमारे पास। और क्या आता है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट भी आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, हमने करा था इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। ट्वेल्व देख लेते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बच गया एक एंट्रोपी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? तो ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है, मैच द फॉलोइंग रिएक्शंस विद एंट्रोपी चेंज। ओके, तो रिएक्शंस दी हुई है, कुछ एंट्रोपी चेंज के बारे में हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए, पहला वाला देखते हैं, लिक्विड वेपराइजेस। और लिक्विड वेपराइजेस, ठीक है। तो लिक्विड वेपराइज कर रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब लिक्विड चेंज करता है गैसियस टू गैसियस स्टेट टू, यानी कि लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अगर आपके पास लिक्विड है और लिक्विड से आप वो गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, तो उसमें जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था लिक्विड के मोर, सॉरी, लेस, सॉरी, इरेज नहीं हो रहा यार, बहुत दिक्कत आ रही है। ओके, मोर डेंसली पैक्ड। ओके, देन लेस डेंसली पैक्ड। ये हम उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, तो इसकी वजह से पता है इसमें क्या आता है? पता है क्या आपको? इसमें जो एंट्रोपी होती है वो भी इंक्रीज करती है। एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। एंट्रोपी बोले तो क्या होगा हमारा? रैंडमनेस। मैंने पिछले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में शायद किया था ये, या शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप में करा था, कि अगर हमारे पास लिक्विड से सब्लिमेशन वाले में करा था, कि हमें उसमें एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में बोला था। तो वही चीज़ है। तो लिक्विड से गैसेज जाते हैं तो डेल्टा एस हमारा बढ़ता है। ओके, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीधी बात है, डेल्टा एस विल इंक्रीज। सेकंड वाला देख लेते हैं।
रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ओके, तो देखिए इसके बारे में देखना था, हमें सीधे डेल्टा जी के बारे में बात करना पड़ता है। तो डेल्टा जी जब तक ये पॉजिटिव होगा तब तक के रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव तब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? और हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी दी है। ओके, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती थी? डेल्टा एच माइनस टी टाइम डेल्टा एस ये होता था हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास? हाँ, अगर देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, किया हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस निगेटिव दी है। तो अगर हमें इसे पॉजिटिव कर दे तब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा? टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन डेल्टा एस को जब हम निगेटिव कर देंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारे पास सेकंड का ऑप्शन क्या आ जाएगा? डेल्टा एस इक्वल टू निगेटिव, इसका आंसर होगा सी। अब देख लेते हैं डी ऑप्शन, थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स विद द सॉरी रिवर्सिबल सॉरी रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, ये देख लेते हैं। तो जब हमारी गैस रिवर्सिबल एक्सपांड करती है तो ईच एंड एवरी स्टेज इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ओके, इन रिवर्स, ये आपको याद रखना, रिवर्सिबल एक्सपांशन एट एवरी स्टेज इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, जिसका हो गया डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मैच द फॉलोइंग पैरामीटर्स विद द डिस्क्रिप्शन फॉर स्पॉन्टेनिटी। ओके, तो हमारे पास डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है, और हमें उसके बारे में बताना है कि वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी पीछे बढ़ेगी। ओके, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का पहला वाला कर लेते हैं। उसमें डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव दी हुई है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है, स्टैंडर्ड स्पॉन्टेनिटी और स्टैंडर्ड पे एनर्जी चेंज दिया है। डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एस इज इक्वल टू नेगेटिव, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास दी हुई पॉजिटिव। तो देखिए इसमें दिया हुआ है डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव दी है और डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव दी है। तो इससे हम देख सकते हैं कि वी हैव पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज। ये भी दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ से एंथैल्पी के बारे में। सो एट ऑल टेम्परेचर्स द प्रोसेस रिमेन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसे? देखिए मैं बता, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ओके, ये आपको पता है। ठीक है, अब डेल्टा एच हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। डेल्टा एस के बारे में कुछ दिया नहीं है, दिया है क्या? हाँ, ओके, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, निगेटिव निगेटिव हो गया, पूरा पॉजिटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या होगा? पहले का आंसर आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है? निगेटिव दी है। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? निगेटिव दी हुई है। देखिए आपके पास अगर ये फॉर्मूला है ना, आपको ये फॉर्मूला आता है, तो आप स्पॉन्टेनिटी के बारे में कभी भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा एस के बारे में, और डेल्टा जी के वैल्यू क्या दी हुई है? पॉजिटिव, और कब? एट हाई टेम्परेचर। ओके, ये आपके पास कंडीशन दी हुई। तो चलिए वो डेल्टा जी नॉट है, जैसे हम लिखते हैं ना, डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस डेल्टा एस इंटू टी। तो चलिए सेकंड वाला देखते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो प्रोसेस वेल नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड वाले के जैसे ही है, बस इसमें क्या कहते हैं, अगर हाई टेम्परेचर आ जाता है तो हमारा जो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ए। तो उसमें हर एक टेम्परेचर पे फॉर्मूले हमने देख लिया था। थर्ड वाला देख लेते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई, डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई, और डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव। तो इसमें देख लेते हैं, अगर हम डेल्टा जी निकाले तो एच माइनस टी डेल्टा एस निकाले, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है?
नेगेटिव दी हुई है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो हमारे पास डेल्टा जी बेसिकली निगेटिव आ रहा है, और अगर निगेटिव आ रहा है तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एट ऑल टाइम। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऐसे आपको करना है। तो हमारा 53 क्वेश्चन जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन के फॉर स्पॉन्टेनियस। ओके ओके, चलिए इस पे चल लेते हैं। तो बिना कोई देरी लगाए मैं बताता आपको पहले का आंसर क्या होगा। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन मिलाइए, तो इसका आंसर दिखना है मुझे इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहले का आंसर तो हो गया बी, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है तो मुझे एक से ज्यादा आंसर दिखता है इसका। और एक चीज होता है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 50। ये हो गया पहले का। अगर हम सेकंड ऑप्शन सेकंड वाला मैच देखें, तो के फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें के की वैल्यू बताना है। तो देखिए, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस नॉट होता है। ओके, सॉरी, हाँ डेल्टा एस। और डेल्टा एस नॉट जो होता है तो क्या होता है पता है, माइनस आर इंटू टी होता है। तो जो के हो जाएगा वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ओके, के इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा आंसर, डी। क्योंकि अगर आप उसे पॉजिटिव करेंगे तभी वो निगेटिव आएगा। अगर आप उसमें, जैसे देखिए ये जो डेल्टा एस होता है, इसकी वैल्यू में अगर आप नेगेटिव डाल देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हमेशा कैसा देगा आंसर, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और डेल्टा एच उसकी वैल्यू कम हो गई टी डेल्टा एच से, तो उसका आंसर है स्पॉन्टेनियस। ओके, थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाले में बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। ओके, तो जो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है पता है क्या, पहली बात तो मोर स्टेबल, ये तो सही बात है, बट लो, यानी कि वो रैंडमली शो नहीं करते ना उसकी, लो एंट्रोपी। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सी आर। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन। तो फोर्थ वाला ऑप्शन बोल रहा है कि डेल्टा यू इन एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये तो हमने पढ़ाई है, पढ़ते ही आ रहे हैं। तो जो डेल्टा यू होता है उसमें हमारा क्यू जीरो होता है, क्यू इक्वल टू जीरो होता है, और उसी के हिसाब से डेल्टा यू की वैल्यू माइनस ऑफ वर्क डन आ जाती है। तो ऐसा कुछ दिया है क्या, तो इसमें क्या हुआ है, अच्छा इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा बताना पड़ेगा कि जो डेल्टा यू की वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर इसमें कुछ वर्क डन आ जाता, क्यू आ जाता, तो उसकी वैल्यू कुछ आती। लेकिन जैसे कि यहाँ पे निगेटिव था हमारे, तो ये देखिए डेल्टा यू की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे, मैं कुछ चेंज नहीं कराने तो और दिक्कत रहेगी असर्शन पे। असर्शन एंड रीजन टाइप। तो असर्शन में रीजन टाइप कर लेते हैं आज। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है ओके, तो अब मैं ये क्वेश्चन किस टाइप का ये नहीं समझाऊंगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं एग्जाम्पलर में। तो चलते हैं, कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास असर्शन दिया है, इज एन एक्सोथर्मिक कंबशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी वाली द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर जीरो, हाँ ये भी सही है। तो देखते हैं, कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक, तो यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। ठीक है, निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारा क्या दिया, एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर जीरो, अच्छा ये भी बात सही है। स्टैंडर्ड स्टेट में जो एंथैल्पीज आती है, ठीक है, ये बात सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, जो रिएक्टेंट एंथैल्पीज आती है वो हमेशा ग्रेटर देन प्रोडक्ट एंथैल्पी होती है जब कंबशन होता है। तो इसीलिए तो हमारा डेल्टा एच की वैल्यू जीरो आती है, लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो सही है, और ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो दूसरे वाले को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आर आर टू, नहीं, ये वाला नहीं।
ठीक है, इसका आंसर सेकंड है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो इसलिए हमारा ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? Assertion A, spontaneous process is an irreversible process and may be reversed by some an external agency. रीजन क्या दिया हुआ है? डिक्रीज इन एंथैल्पी इज एन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी। ओके, तो देख लेते हैं। पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे बी रिवर्स बाय सम, हाँ ये ट्रू है। और सेकंड वाला देख लेते हैं, डिक्रीज इन एंथैल्पी इज एन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, हाँ ये भी है। देखिए एंथैल्पी भी हमारा जो स्पॉन्टेनिटी है उसमें यानी रोल प्ले करता है, और स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट का भी यूज होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, लेकिन जो पहली वाली स्टेटमेंट है उसको पूरी तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सेकंड वाली स्टेटमेंट उसकी। तो इसमें क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है हमारी, इसमें जो, हाँ, रैंडमनेस मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, रैंडमनेस की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, दैट इज डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। ओके, और जो हमारे पास डेल्टा यू होगा उसकी वैल्यू निगेटिव आना चाहिए। अगर दिया रहता तो हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट था वो सेकंड वाला स्टेटमेंट उसको यानी कि पूरी तरीके से रीजनली ट्रू कर पाता उस असर्शन को, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो पहली वाली जो स्टेटमेंट हमारी वो तो सही है, सेकंड वाली भी स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन दोनों पता है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, assertion a liquid crystallizes into a solid and is accompanied by decrease in entropy। ओके, और रीजन आर दिया हुआ है उसका, इन क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन एन ऑर्डर्ड मैनर। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला असर्शन देख लेते हैं, लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड एंड इट इज कंपोनेंट बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। हाँ ये तो एकदम सही, हमने इसके जस्ट पहले के पहले क्वेश्चन में यही चीज पढ़ी थी कि जो अगर हमारा सॉलिड है तो उसमें क्या होता है, स्टेबल होता है वो। पहली बात तो स्टेबल होता है, लेकिन बट दी एंट्रोपी, जो एंट्रोपी होती है यानी रैंडमनेस, रैंडमनेस जो रैंडमनेस होती है इज लो, लेकिन लेस करते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन जो दूसरा रीजन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इन क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर में। हाँ देखिए, अब मैं आपको अच्छे से समझा, कैसे समझाऊं, हम थोड़ा कंपैरिजन के टाइप में लेते हैं तो अपने को और अच्छे से समझ आएगा। कि हम मान लेते गैशियस, मान लेते गैशियस। तो गैशियस में जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे दूर 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 रहते हैं एकदम, कहीं भी आड़े टेढ़े कहीं पे भी घुसे हुए ऐसे 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 रहते हैं। तो इनके बीच में पता है क्या, बहुत सी स्पेस रहती है, तो वो इधर उधर कहीं पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कर लेते हैं। ओके, तो इनकी जो रैंडमनेस आती है, रैंडमनेस वो ग्रेटर देन जीरो आती है, यानी कि ज्यादा आती है, ग्रेटर देन इज हाई ऐसे मान लेते हैं। और हमारा लिक्विड देख लेते हैं। तो लिक्विड में क्या रहता है क्या, लिक्विड में भी रहता है पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहता है, यानी कि थोड़े उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से पैक जुड़े हुए रहते हैं। ओके, ये भी थोड़ा उतना एकदम ऑर्डर्ड पैकेज में नहीं रहता पर जुड़े हुए रहते हैं। ओके, रैंडमनेस मीडियम कर देते। ओके, लेकिन हमारा सॉलिड हो गया, देखिए यहाँ पे एकदम बहुत सारी जगह थी इसलिए इनकी रेंडमनेस तो बहुत हाई है भाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत ऑर्डर में थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा है, मीडियम साइज है मान लीजिए, तो इसका रेंडमनेस मीडियम आ गया। लेकिन जो सॉलिड होता है ना वो एकदम एकदम कंठस्थ, ऐसे कड़क एकदम पैक रहते उसके मॉलिक्यूल, एकदम ऐसे पैक, यानी कि उनके बीच में कुछ जगह नहीं रहती, समझ रहे हैं ना। इसलिए तो हार्ड भी कहलाते हैं, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं इन एन ऑर्डर मैनर। ओके, तो अगर कोई चीज ऑर्डर मैनर में पैक में और आप उसमें कुछ और चीज जबरदस्ती डाल रहे हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसमें यानी हमें वो रैंडमनेस नहीं दिखेगी ना, तो उसमें रैंडमनेस विल बी लो। ओके,
तो हमारी रेंडमनेस लो आएगी। तो ये रीजन सही है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा सही है। ओके, तो चलिए आज के लिए मैं यहीं तक के रखता। तो हमने आज शॉर्ट आंसर टाइप पूरे क्वेश्चन कर ली। तो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप में 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे हम कर देंगे जल्दी ही खत्म। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।